कि इनके अंदर बहुत सवर्ण बिरादरी के खिलाफ बहुत कुछ भरा जा हुआ है, या ये इसे राजनीतिक तौर से भर के रखे हैं, ये इसे निकालना नहीं चाहते। मायावती बगैर किसी आरक्षण के 4 बार अगर मुख्यमंत्री बन गई तो उसमें बनाने वालों में ये मनुस्मृति वाले भी तो शामिल थे। ये कोई पिछले 75 साल से चुनाव नहीं लड़ पाया। क्या वहाँ के राजपूत को चुनाव लड़ने का हक नहीं, को चुनाव नहीं लड़ पाया? सवर्ण बिरादरियों में भी पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, तो फिर आर्थिक दृष्टि से आरक्षण होना चाहिए। अपनी अपनी जाति का ये पता लग जाएगा, मेरी संख्या इतनी है, मेरी संख्या इतनी है, जिस विशेष क्षेत्र में वो उस तरह से बसे हुए होंगे। अगर आप अपनी भी लड़ाई अपना आप नहीं लड़ रहे और उसे खामखाई प्रचारित करके हमें बदनाम कर रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज समाज के एक बड़े ही अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमजन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र चौहान मौजूद हैं। आरक्षण के खिलाफ अक्सर बोलते रहते हैं, आरक्षण के खिलाफ इनके मन में बड़ा ही जहर भरा हुआ है। आरक्षण विरोधी होने के पीछे आखिर कारण क्या है, इस पर ही हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी जी बहुत स्वागत। आप आरक्षण के बड़े विरोधी हो और मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से आपके मन में आरक्षण को लेकर बड़ा ही जहर भरा हुआ है। तो आरक्षण को लेकर इतनी कटुता आपके मन में आखिर क्यों है? देखिएगा विपिन जी, आरक्षण जब यहाँ पर संविधान लागू हुआ उसी समय से लागू है, पर ज़्यादातर लोग आरक्षण को समझ नहीं पाते। आरक्षण के 4 रूप हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो आरक्षण लागू हुआ था वो सिर्फ 10 साल के लिए लागू हुआ था, और वो जो ये आपकी विधानसभा की और लोकसभा की सीटें हैं इन पर लागू हुआ था। उसका मकसद सिर्फ ये था, ये जो दलित हैं और अन्य बिरादरियां हैं दलितों के साथ जिन्हें माना जाता है, वो राजनीति में अपनी आवाज़ को प्रभावशाली ढंग से उठा सकें, उसके लिए इन सीटों को आरक्षित किया गया था। और ये आरक्षण मात्र 10 साल के लिए लागू हुआ था। संविधान के अनुसार ये आज भी 10 साल के लिए है। मैं आपको बता दूं, इसके 10 साल लगातार हर 10 साल बाद वर्तमान सरकारें बढ़ाती जा रही हैं। पहले हम इस राजनीतिक आरक्षण की ही बात करते हैं। तब तो ये आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए था, लेकिन आज इस राजनीतिक आरक्षण का स्वरूप और भी ज़्यादा भयंकर बना दिया उन्होंने। आज इसे वो निचले निकाय स्तर तक भी लिया है। जिला पंचायत सीटों पर आरक्षण है, ब्लॉक पंचायतों की सीटों पर आरक्षण है, ग्राम पंचायतों की सीटों पर आरक्षण है, नगर पालिका, नगर पंचायत है, नगर निगम, सब में आरक्षण आ गया। आखिर इस आरक्षण की जरूरत क्या पड़ी? जो ये आरक्षण लागू हुआ है, देश की आज़ादी के बाद से ये आरक्षण लागू हो गया, तो ये जो 75 साल पिछले गुजरे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि इस आरक्षण ने 75 साल में भी वो मनमाफिक रिजल्ट क्या आज तक नहीं दिया जिसके लिए इसे लागू किया गया था? जब लागू किया गया तब तो इसकी समय सीमा मात्र 10 साल थी। आज 75 साल बाद भी अगर ये अपना रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसकी समीक्षा तो कम से कम होनी चाहिए। किसी भी सरकार ने आज तक इसकी समीक्षा करने का काम ही नहीं किया। मुझे इस आरक्षण पर और भी ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिएगा, उन्होंने जिला पंचायत से नीचे जो भी आरक्षण दिया है ग्राम पंचायत तक, उसमें उन्होंने एक रोटेशन सिस्टम दिया है। इस बार आपकी सीट रोटेट होगी रहेगी तो अगली बार वो रोटेट हो जाएगी, ये बदल जाएगी, तो सब लोगों को एक समान अवसर फिर भी मिल जाते हैं। फिर भी मान लिया आज मेरा गाँव आरक्षित हो गया तो हो सके कल को सामान्य में भी आ जाए, इस बात की संभावनाएँ तो रहती हैं। लेकिन जो लोकसभा की और विधानसभा की सीटें हैं वो रोटेट नहीं हो रही। अब आप रामपुर का उदाहरण ले लें। सहारनपुर में रामपुर विधानसभा सीट रोटेट नहीं होती और सिर्फ दलितों के लिए आरक्षित है। तो क्या वहाँ के गुज्जर को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? कोई पिछले 75 साल से चुनाव नहीं लड़ पाया? क्या वहाँ के राजपूत को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? कोई चुनाव नहीं लड़ पाया? वहाँ के ब्राह्मण को, कश्यप को, कुम्हारों को, ये भी तो छोटी बिरादरी है ना, इन्हें भी तो चुनाव लड़ने का हक होना चाहिए। आखिरकार एक सीट पे ही क्यों आरक्षण लागू किया गया है? उसे रोटेट क्यों नहीं किया जा रहा? वो अगर जिले की 7 सीटों पर रोटेट हो जाती तो कम से कम रामपुर वालों को भी 6 बार तो चुनाव लड़ने का अवसर मिलता, 7वीं बार ही उनकी सीट रिजर्व होती। अब हम आगे की बात करते हैं। सन 2012 में नया परिसीमन लागू हुआ,
सहारनपुर देहात की सीट सामान्य होगी, उससे पहले वो आरक्षित थी। उस सीट पर मायावती जी ने फिर से जगपाल को टिकट दिया और आप ताज्जुब करेंगे उस चुनाव में जगपाल सिंह चुनाव जीत गए। जब हमने एक सामान्य सीट पर भी एक दलित को चुनाव जिता दिया तो इसका मतलब ये है वो जो राजनीतिक आरक्षण है उससे उसका मकसद मिल गया। हम कोई अब किसी से वो नहीं दुराव नहीं कर रहे, वोट देते हम जाति बिरादरी को ज़्यादा ध्यान नहीं कर रहे, क्योंकि ये सन 12 का उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा। जगपाल सिंह चुनाव जीतते थे, वहाँ से सामान्य सीट होने के बाद जीतते थे, सामान्य उम्मीदवारों को चुनाव हरा करके जीतते थे। और उस चुनाव में मायावती जी ने 12 सीटों पर ऐसा किया था और 12 में से 8 सीटों पे उनके ही दलित उम्मीदवार सामान्य सीटों से चुनाव जीत गए थे। दूसरी बात है, देश का जो राजनीतिक ढांचा है, मायावती जी 4 बार अपनी योग्यता से दलित होने के बावजूद प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो तो आरक्षित नहीं है। इसका मतलब पूरे प्रदेश में जो आरक्षण को लेकर के एक परिकल्पना की गई थी, जिस परिणाम की इच्छा की गई थी, जब लागू किया गया होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बना रहे, भाई सिर्फ दलितों के मुख्यमंत्री नहीं थे, अन्य बिरादरों की भी वोट गई होंगी, हमने उनसे कोई छुआछूत नहीं किया, हमने उनसे कोई उस तरह की चीज़ें नहीं की जिसके लिए आरक्षण लागू किया गया होगा। वो अगर 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो इसका मतलब ये जो सरकार की मंशा थी कि दलितों को भी अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार उन्हें मिल चुका, लेकिन इसकी समीक्षा नहीं हो रही। आप देख रहे हैं आज मुर्मू द्रौपदी जी देश की राष्ट्रपति हैं, उससे पहले कोविंद जी राष्ट्रपति थे। ये लोग भी उसी वर्ग से आ रहे हैं, आरक्षित वर्गों से ही आ रहे हैं, हम इन्हें पूरा सम्मान दे रहे हैं। और रही दूसरे तरह की बात है, ये जो आरक्षण के पक्ष में मुहिम चलाने वाले लोग हैं, ये इस चीज़ को दूसरे ढंग से आज भी प्रस्तुत करते हैं, वरना आज राजनीतिक आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप राजनीतिक आरक्षण के विरोधी हैं, या जिस तरीके से ओबीसी एसटी को जो है और अन्य जगहों पर आरक्षण मिलता है तो वहाँ पर भी आपका विरोध है? आरक्षण 4 तरह का है। अभी तो मैं आपके साथ सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहा था। उसके बाद एक बिंदेश्वरी मंडल हुए हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी मंडल आयोग के नाम से। उस रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने 10 साल तक खोला नहीं था। वीपी सिंह आए, उन्होंने उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को खोल करके पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दे दिया। ये आरक्षण 4 तरह का हुआ। एक तो नौकरियों में आरक्षण हो गया मंडल आयोग के बाद से, प्रोन्नति में आरक्षण हो गया, शिक्षा में आरक्षण हो गया। ये जो जातिगत आधार पे, चाहे वो पिछड़ी बिरादरियों के नाम पर आरक्षण दिया गया हो, चाहे वो दलितों के नाम पर आरक्षण दिया गया हो, मैं इस आरक्षण का भी विरोध करता हूँ। उसकी भी एक वजह है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लें, कहीं भी इस तरह का कहीं आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। कुछ जगहों पर विकलांगों के लिए छोटा मोटा 1-8% या कुछ -% कुछ आरक्षण है, तो पूरी दुनिया में आरक्षण को दे करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा। आप प्रतिभाओं को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, अब आप आरक्षित की बात कर रहे हैं, दलितों का आरक्षण तो मैं आपने कह दिया कि मैं विरोधी हूँ ही, मैं आपका भी विरोधी हूँ। जो पिछड़ा आरक्षण है इसमें भी क्या है, इसमें 2600 जातियाँ आती हैं। अभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है, उस 2600 में 1600 जातियों को तो कोई आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं। इसमें भी आरक्षण का जो उन्होंने फिर बाद में जो विश्लेषण हुए, चंद जातियों को इसमें भी आरक्षण का लाभ मिल गया। तो पिछड़ों में भी ये न्यायपूर्ण ढंग से आगे नहीं बढ़ा। पिछड़ों में भी जो अगड़ी जातियों के समकक्ष की जातियां हैं और आर्थिक दृष्टि से संपन्न जातियां हैं, पिछड़ों का आरक्षण का लाभ सिर्फ उन जातियों को मिल रहा है। जैसे जब यहाँ पे प्रदेश में यादव की सरकार आती है तो सारे के सारे डीएम यादव हो जाते हैं, एसएसपी यादव हो जाते, पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं तब ये। तो तब भी अगर पिछड़ों की भी सरकार है और दलितों की सरकार आती है, मायावती जी की सरकार थी तो सारे दलित डीएम और एसएसपी हो जाया करते थे। तो ये जो राजनीतिक प्रवृत्ति है, इसकी वजह से यह आरक्षण भी अपनी जो इसके परिणाम आने चाहिए तो वो परिणाम नहीं आ रहे। इसमें भी कम से कम 1000 जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें इसका लाभ ही नहीं मिलता।
तो इस आरक्षण की भी समीक्षा ही नहीं, ख़त्म ही होना चाहिए था, योग्यता के अनुसार होना चाहिए, जो भी कुछ हो योग्यता के अनुसार हो। रही अगर कभी आरक्षण देने की मंशा हो तो भाई सवर्ण बिरादरियों में भी पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, तो फिर आर्थिक दृष्टि से आरक्षण होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में अब तो अगड़ों की सरकार है, तो अब डीएम और एसएसपी किस बिरादरी से हैं? हाँ बिल्कुल सही बात करें, अब ज़्यादातर सामान्य बिरादरियों से हो गए, क्योंकि आरक्षण को भी वो ये समझ गए कि अगर हमारी सरकार आवेगी तो हमें अपने लोगों को पक्ष करना, और इनकी आवेगी तो ये अपने को करेंगे और उनकी आवेगी तो वो अपने को करेंगे। ये जो बंटवारा है ये देश के विकास में सबसे खराब स्थिति में पहुंचा रहा। मैं इसका इसीलिए विरोध कर रहा, और इससे भी खराब चीज़ जो अब आ रही है निकल करके, बिहार में जातिगत जनगणना करा दी उन्होंने। ये चीज़ें समाज को तोड़ने का काम करेंगी, ये चीज़ें समाज में विघटन करेंगी। मेरा सवाल आपसे भाई साहब ये है कि जिस समय यहाँ पर मनुस्मृति लागू थी तो उस समय SC ST OBC ये जो वर्ग हैं इनका ये कहा जाता है कि बड़ा शोषण हुआ, और संविधान लागू होने के बाद अगर ये मतलब उन बिरादियों के समकक्ष लाकर खड़ा करने के लिए आरक्षण दिया गया है तो दिक्कत आखिर क्यों है? दिक्कत की सबसे बड़ी बात यह है, इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए ना भाई। आप कब से पढ़ रहे हैं, हर साल आपका एक रिजल्ट आ रहा, अगर आप उस रिजल्ट को पास नहीं कर रहे, क्लास को पास नहीं कर रहे तो फेल हो रहे, फिर आपको दोबारा से पढ़ाई वहीं से करनी पड़ रही, तो इसकी समीक्षा तो होना बहुत ज़रूरी है ना। आपने 75 साल से किसी चीज़ की समीक्षा ही नहीं की, आप इसे राजनीतिक कारणों से बढ़ाते जा रहे। कल क्या होगा? मैं आपको जातिगत जनगणना की बात बता देता हूँ। 2011 का जो जातिगत जनगणना हुई थी कांग्रेस के राज में, उसमें 2 लाख जातियाँ निकल कर आई। आप 2 लाख जातियों को किस तरह से समाज में एडजस्ट करोगे, और जब उन्हें उनकी सारों की अपनी अपनी जाति का ये पता लग जाएगा, मेरी संख्या इतनी है, मेरी संख्या इतनी है, जिस विशेष क्षेत्र में वो इस तरह से बसे हुए होंगे, कल को अलग अलग प्रदेश की मांग करने लगेंगे। कल को जब अलग प्रदेश की मांग होगी तो जैसे कभी भारत रियासतों में बटा हुआ था, 500 इतनी रियासत थी, फला रियासत थी, ढिमकी रियासत थी, आज भी इस देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा ही तो है। बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ हिंदी का बहुत ज़्यादा विरोध हो, आप हिंदी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो राजनीतिक कारणों से हालात को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, ये दिखावा कुछ और कर रहे और काम कुछ और कर रहे। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे, इसके मकसद साफ नहीं है। मतलब इसमें जो अगड़े राजनेता हैं वो भी शामिल हैं? सब शामिल है, इसमें सब शामिल हैं। आप एक चीज़ महसूस कीजिएगा, आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं, दलितों में आप भी रह रहे हैं। क्या आज आपको लगता है मनुस्मृति की जिसका उल्लेख वो कर रहे, क्या उस तरह का वातावरण आज कहीं है? क्या आज उस तरह का कहीं? देखिए, छिटपुट घटनाएं तो हमेशा बड़े समाज के साथ भी होती रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा, एक ब्राह्मण की लड़की थी यहाँ की सरसावा की, उसे एक हरिजन लड़का लेकर भाग गया था, विवाह के मंडप से उठा ले गया था। ये भी तो एक घटना है ना। तो ये छोटी छोटी इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये तो अपवाद स्वरूप हमेशा से होती आई। इन्हें तो कायदे कानून से कम तो किया जा सके, रुकती नहीं है। तो अब वो मनुस्मृति वाला ज़माना नहीं है। तो आप मनुस्मृति कह करके जिस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अब वो समय बदल गया। जो हमने कहा है कि मायावती बगैर किसी आरक्षण के 4 बार अगर मुख्यमंत्री बन गई, तो उसमें बनाने वालों में ये मनुस्मृति वाले भी तो शामिल थे, जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं वो भी तो शामिल थे। क्या आप मुझे एक बार भी पूरे प्रदेश में से एक आदमी की ऐसी आवाज़ बता सको जिसने कहा हो कि मायावती मुख्यमंत्री बन गई, मैं तो इस प्रदेश में नहीं रहने का आज की तारीख में? कोई प्रदेश छोड़ कर गया क्या? किसी ने प्लान किया क्या? तो इसका मतलब हमने इन्हें स्वीकार कर लिया। नहीं, यही अगर जनपद सहारनपुर की हम बात करें तो जिस समय सांसद जगदीश राणा थे तो उन्होंने मायावती के पैर छू लिए थे, और उसके बाद जो अगड़ी बिरादरियां हैं उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया, और अगले चुनाव में जगदीश राणा को ही चुनाव में उन बिरादरियों ने चित कर दिया। ये बात ठीक है आपकी, ये व्यक्तिगत मान सम्मान और सामाजिक स्तर पर बात है, इसका राजनीति से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। जगदीश राणा भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ राजनीतिक वजह से उनके पैर छू रहे थे।
और जब राजनीतिक वजह से आप कोई काम कर रहे तो दूसरा भी राजनीति ही करेगा। तो उसका राजनीतिक जो परिणाम आया वो उनके खिलाफ क्यों गया, इसीलिए विरोध किया कि वो राजनीतिक कारणों से कर रहे थे। वो सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो जो राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे थे कि दलित वोट मुझे मिल जावे, वो वहाँ पे नुकसान हुआ उन्हें। वहाँ पे दलित वर्सेस फिर वो हो गया। उन्हें राजपूत को ये लगा कि ये मेरे आत्मसम्मान पे चोट पहुँचाई इस व्यक्ति ने, इसलिए राजपूत उससे छिटक गया। और ये काम अगर सामाजिक स्तर पर होता वो दूसरा था, कहीं शादी ब्याह में आते वो पैर छूते, उसमें कोई किसी को समस्या नहीं थी, लेकिन वो मंच से छू रहे थे, तो यहाँ पे एक समस्या थी। लेकिन दलित समाज के लोग तो ये कहते हैं कि वो जो मनुस्मृति वाला सिस्टम है तो आज भी मतलब उसका असर दिखाई देता है। और जहाँ पर ये जो मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति है, देवी माता की मूर्ति है, तो वहाँ पर उन मंदिरों में रविदास की मूर्ति क्यों नहीं है? ठीक बात कह रहे हैं आप। फिर वहाँ पर वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि की मूर्ति भी होनी चाहिए। फिर तो हर बिरादरी के जितने भी वो हैं सभी की मूर्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये जो दलितों के हित चिंतक हैं, ये जिस तरह से दलितों को आज की तारीख में हिंदू से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयासों की खुल करके आलोचना होनी चाहिए। हम सामान्य जीवन में दलित को अपने से अलग नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मेरा जो सबसे विश्वसनीय साथी था वो देशराज था। वो एक दलित था। उसके साथ खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में कभी मुझे कोई समस्या नहीं हुई। और अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा, एक दूसरे दलित का। अभी पिछले चुनाव में हम रामपुर गए थे, क्योंकि रामपुर से कोई दलित ही चुनाव लड़ सकता है। हम एक दलित उम्मीदवार के इंटरव्यू के लिए गए थे। वो ONGC से रिटायर ऑफिसर था। जब मैंने उनसे बात की तो चूँकि इनके अंदर बहुत सवर्ण बिरादरी के खिलाफ बहुत कुछ भरा जा हुआ है, या ये इसे राजनीतिक तौर से भर के रखे हैं, ये इसे निकालना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उसने मुझे ये कहा कि जी वो अभी उस समय उत्तराखंड में गए थे, राष्ट्रपति जी थे कोविंद जी, वो उत्तराखंड में गए थे। उसने मुझे कहा कि जी वहाँ उन्हें उसके भगवान के दर्शन नहीं करने दिए गए मंदिर में। इन्होंने इस बात को प्रचारित किया। मैंने उससे पलट करके कहा, हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो ये समझ लो, इस देश में सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति का पद है। हमने आपको राष्ट्रपति का पद दे दिया। अगर उसके बाद भी, राष्ट्रपति होने के बाद भी आपको मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए गए, FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई आपने साथ के साथ ही? आपको जब हमने एक सार्वजनिक पद दे दिया और आपके साथ कहीं अन्याय हुआ, अगर आप अपनी भी लड़ाई अपना आप नहीं लड़ रहे और उसे खामखाई प्रचारित करके हमें बदनाम कर रहे, उसका तो कोई औचित्य नहीं है। आप क्या ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति अगर एक FIR दर्ज करवाना चाहे उसकी FIR दर्ज ना हो? ये तो नहीं मानने का आप। तो फिर वहाँ उस समय FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई अगर उन्हें दर्शन नहीं करने दिए गए? तो ये जो इस तरह की चीज़ों को प्रचारित करते हैं गलत ढंग से, अब संवैधानिक पद पर वो सबसे बड़े हैं। वो पूरी लोकसभा ने, जो लोकसभा राज्यसभा है, उससे भी अगर कोई बिल पास होकर जा रहा है वो 3 बार रोक देंगे। जब उनके पास इतनी ताकत है तो क्या है, एक FIR दर्ज करवाने की ताकत नहीं है? हमने तो सर्वोच्च पद दे दिए उन्हें। उत्तर प्रदेश में आपको बता ही दिया, 4 बार मुख्यमंत्री बना दी। और क्या हो सकता है, आप हमें समझाइए। चलिए, तो आमजन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।